पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स रिवाइज किए थे उन पर बेस्ड 20 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी हैं। ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करेंगे और आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A ray of light incident at angle theta on a refracting face of a prism emerges from other face normally। ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और फिर वो दूसरी साइड से नॉर्मली इमर्ज होती है 90 डिग्री के एंगल पे। मीन्स इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 5 डिग्री एंड द प्रिज्म इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज। प्रिज्म एंगल हमें यहाँ पर 5 डिग्री गिवन है और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रिज्म एंगल काफ़ी कम है, मीन्स ये थिन प्रिज्म है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कि प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरीके से थोड़ा हम बड़ा प्रिज्म बनाते हैं कि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये एंगल हमें गिवन है कि ये 5 डिग्री का एंगल है और हमें गिवन है कि जो इंसिडेंट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से ऐसे चले जाती है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स इस साइड भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब हम यहाँ इस सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। यहाँ ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। तो अब हम देख लेते हैं कि आर की वैल्यू कितनी होगी। ये एंगल है 5 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, तो इस तरह से ये जो एंगल आया ये आ गया 85 डिग्री। और ये हमें पता है कि अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मीन्स ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री और ये है 85। तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5 डिग्री। ठीक है, अब आर की वैल्यू है 5, आई हमें फाइंड करना है। इस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.5 गिवन है। तो बस अब ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ। यहाँ पर हम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ साइन आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इधर n इंटू साइन आर। बच्चों हम ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल है प्रिज्म एंगल ये बहुत छोटा है एंड फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू n इंटू आर। ये आ गया फॉर स्मॉल एंगल्स। फॉर स्मॉल एंगल्स हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 1.5 और r की वैल्यू आ रही है 5। तो इस तरह से जो i है, i की वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिग्री। ठीक है, तो ये जो i है यहाँ पर ये i कितना आ गया 7.5 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट आंसर जो है वो इसमें ए आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इमेज फॉर्मेशन पर बेस्ड है। किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने रखा गया है तो इमेज की नेचर कैसी होगी। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, नहीं रियल इन्वर्टेड तो नहीं होती है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, हाँ वर्चुअल इरेक्ट होती है और जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी इमेज होती है, डिमिनिश्ड इमेज होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। तो सेकंड में करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। A short pulse of white light is incident from air to glass slab at normal incidence। ठीक है, एक वाइट लाइट की जो पल्स है वो एक ग्लास स्लैब पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है फ्रॉम एयर टू ग्लास।
आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब द फर्स्ट कलर टू इमर्ज इज। अब दूसरी साइड से स्लैब से सबसे पहले कौन सा कलर दिखाई देगा ये हमें बताना है। तो बच्चों जिस कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो हमें दूसरी साइड सबसे पहले दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? रेड कलर की। वो कैसे? क्योंकि हमने ये पढ़ा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यहाँ पर ये लैम्डा वेवलेंथ है और ये वेलोसिटी है। तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और वही दूसरी साइड सबसे पहले दिखाई देगी। तो इस तरह से हमें पता है रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए रेड सबसे पहले इमर्ज होगा। मीन्स अब थर्ड में ऑप्शन डी करेक्ट है थर्ड के लिए। अब देख लेते हैं फोर्थ। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ plano-convex lens is 20 centimeter. If the refractive index of the material of the lens be 1.5, it will। अब यहाँ हमें ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करके ये देख लेते हैं कि जो फोकल लेंथ है उसकी क्या नेचर होगी। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है इसमें 1.5, तो ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ 1/r1। अब हम प्लेनो कॉन्वेक्स है तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं इसको और इस तरह से भी, किसी भी तरह से हम इसको मान सकते हैं। तो इस साइड अगर हमने मान लीजिए ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम लिया है तो इस साइड के लिए जो r की वैल्यू है वो कितनी हो गई? इन्फिनिटी। और इस साइड हमें यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इस साइड ऐसे ये बन रहा है स्फीयर, इसलिए ये जो वैल्यू है इस साइड r की जो वैल्यू है ये f नहीं है r है, ये हमें r गिवन है ना। तो इस साइड जो r की वैल्यू है वो लेफ्ट में आएगी, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी के लिए तो कोई साइन लेना ही नहीं है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। तो 1/r1 ये आ गया इन्फिनिटी, और यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/20। अब इससे यहाँ पर 0.5 आ गया और इनटू ये क्या आ गया 1/20। 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया। फोकल लेंथ आती है वो आ जाती है f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 इंटू 1/20 1/40, तो फोकल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। और ये प्लस में है, कहीं माइनस साइन तो नहीं आ रहा है ना इसमें, तो ये प्लस में आ रही है, मीन्स ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे साइड से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये उसकी एक इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गई है 40 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर यूज़ हो रहा है इररेस्पेक्टिव वर्ड, तो ये ऑप्शन सही है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को किस साइड रखें, जो उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आई है वही रहेगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The phenomena involved in the reflection of a radio wave by ionosphere is similar to। बच्चों जो अर्थ की का एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो उनमें से एक है ये आइनोस्फेयर। तो अब आइनोस्फेयर से जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आ जाती हैं। तो अब हमको ये बताना है कि ये जो फेनोमेना है ये किसके सिमिलर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन एयर ड्यूरिंग अ मिराज। तो ये सही हो जाएगा कि जो मिराज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वही यहाँ पर भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। The optical density of turpentine is higher than that of water while its mass density is lower. Figure shows a layer of turpentine floating over water in a container for which one of the four rays incident on turpentine in figure the path shows is correct. बच्चों यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये इंसिडेंट रेज हैं जो डिफरेंट मीडियम से ऐसे पास हो रही हैं। फर्स्ट मीडियम है एयर, फिर है टर्पेंटाइन और उसके बाद है वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि ये ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस है वाटर से। ऐसे हम देखें तो जो डेंसिटी ऑयल की होती है वो वाटर से कम होती है, तभी वो वाटर पे फ्लोट करता है, लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी वो वाटर से ज़्यादा है, मीन्स ये ऑप्टिकली डेंस है। तो अब हमें ये बताना है इन चारों रेज के लिए कौन सा पाथ जो है वो करेक्ट है। तो अब हमें ये पता है कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और एयर के कंपैरिजन में ये डेंसर है, तो मींस एयर से लाइट जब यहाँ टर्पेंटाइन में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इनमें से हमें देख लेंगे कि कौन सी रे है जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो ये जो है इन दोनों को हम देख रहे हैं कि ये दोनों सही हैं, यहाँ ये दोनों सही नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई डेविएशन शो ही नहीं हो रहा है अपने पाथ से। यहाँ पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे मूव कर रही है, तो ये भी नहीं ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब इन दोनों में आगे देखते हैं कि टर्पेंटाइन और वाटर में हमें बताया कि ये ज़्यादा डेंसर है और इसके कंपैरिजन में वाटर रेयरर है, मींस अब इस वाटर में आने पर जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करनी चाहिए, तो वो इसमें है ये सेकेंड नंबर वाली रे में। यहाँ पर ये देखिए कि ये तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर गई है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ये जो सेकेंड रे के लिए यहाँ सेकेंड केस में जो पाथ गिवन है रे का वो सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। तो अब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? The angle of minimum deviation for an equilateral glass prism is 30 degree. Refractive index of the prism is. Question number 7. यहाँ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में हमें इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू है 60 डिग्री। जो इक्विलेटरल प्रिज्म होगा उसमें क्या होगा, ये सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये सब 60 इस तरह से होंगे। तो ये जो प्रिज्म एंगल है ए वो 60 डिग्री हो गया और एंगल ऑफ डेविएशन हमें गिवन है 30 डिग्री। तो अब ये वैल्यूज रख देते हैं हम सारी। साइन यहाँ आ गया ये 60 प्लस 30 अपॉन 2 और यहाँ ये अपॉन में साइन 60 अपॉन 2। तो यहाँ पर 60 30 90 अपॉन 2 मीन्स ये आ गया साइन 45 डिग्री और ये अपॉन में आ गया साइन 30। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2। तो इस तरह से ये जो है वैल्यू आ गई 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो n इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, और अपॉन अंडर रूट 2। तो ये कैंसिल हो गया। n की वैल्यू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.414। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 1.414। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा, इसमें तो रूट 2 ही गिवन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहीं पर ही, इसकी वैल्यू हमने नहीं रखनी थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया इसमें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। A thin glass refractive index 3/2 lens has optical power of -5 diopter in air.
its optical power in a liquid of medium with refractive index 1.6 will be। यहाँ पर हमको एक थिन ग्लास लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, उसकी पावर भी गिवन है एयर में। अब हमें उसकी पावर बतानी है किसी लिक्विड मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। तो बच्चों ये है पावर के लिए, और हमारे पास जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है वो फोकल लेंथ के लिए होता है। तो हम पहले उसकी हेल्प से फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और फिर हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 8। हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार बच्चों हम फोकल लेंथ एयर में ले रहे हैं। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पर जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रख लेंगे हम यहाँ पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का हमें गिवन है 3/2, या हम इसको 3/2 को 1.5 रख सकते हैं। तो 1.5 - 1 ये रख ली हमने वैल्यू। यहाँ हम इसको 1/R1 - 1/R2 ही रहने देंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो अब इस तरह से 1/FA की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये आ गया 0.5, तो 0.5 और ये ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख लेते हैं। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन MCQs में ही आए, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इस मीडियम में रख देंगे लेंस को, तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम यहाँ इसको FM लिख लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही फॉर्मूला जो होता है बच्चों, ये जो हमने NL लिखा है एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, इस फॉर्मूले को हम जब और डिटेल में लिखते हैं तो ये होता है N2/N1 - 1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, यहाँ पर ये N1 तो है जिस मीडियम में लेंस रखा गया है, N2 ये लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अब जो वैल्यू हमें ये 1.6 गिवन है वो इसकी गिवन है ना, क्योंकि जो लेंस है उसको एयर से अब इस मीडियम में रख दिया गया है। तो N2/N1 में ऊपर यहाँ ये 1.5 आ जाएगा, यहाँ ये 1.6 आ जाएगा, और ये -1, और ये 1/R1 - 1/R2। ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ तो होता है जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पर होता है जिस मीडियम में रखा गया है लेंस को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 - 1.6 मीन्स 0.1/1.6, और इधर ये ब्रैकेट इसी तरह से 1/R1 - 1/R2। अब इसको हम 1/16 लिख सकते हैं। तो 1/FM = 1/16, और यहाँ 1/R1 - 1/R2। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो इक्वेशन है 1 उसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पर है ये 1/FA, और इसको हमने 1/FM इस तरह से लिख लिया है ये वाला, और इस साइड ये वैल्यू है 0.5 1/R1 - 1/R2, और यहाँ पर ये 1/16 1/R1 - 1/R2। तो अब ये तो ब्रैकेट यहाँ पे R1 R2 ये तो कैंसिल हो गया, ये 16 यहाँ आ जाएगा। तो और इधर ये FM जो है फोकल लेंथ ऑफ मीडियम ये ऊपर, और इधर FA एयर में फोकल लेंथ यहाँ पर। तो अब ये आ गया 16 की मल्टीप्लाई 0.5 में। ठीक है, जो गिवन है यहाँ, तो FM की वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, 0.5 × 16, और जो हमें P की वैल्यू गिवन है 5, तो वो यहाँ पर 1/5 इस तरह से रख देंगे। माइनस में गिवन है तो माइनस साइन यहाँ पर हम लगा देंगे। P = 1/F होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1/F मीन्स ये रेसिप्रोकल हो गया।
तो यहाँ इसको सॉल्व करके ये जो फोकल लेंथ है मीडियम में की, ये कितनी आ गई 1.6। ठीक है, ये फोकल लेंथ आ गई मीडियम की। अब ये यहाँ मीटर में आ गई है क्योंकि हमने डायोप्टर ऐसे यूज़ किया है ना। अब हमें चाहिए पावर मीडियम की, तो पावर जो है मीडियम की वो आ जाएगी बच्चों N/FM। ये यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखने वाला एक ये फॉर्मूला है कि जो फोकल लेंथ है मीडियम की उसको हम सीधे रेसिप्रोकल लेके मीडियम की पावर नहीं निकाल सकते हैं। जो मीडियम में पावर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फोकल लेंथ इन मीडियम इस फॉर्मूले से आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये 1.6 गिवन है और ये भी 1.6 हमने कैलकुलेट की है, तो यहाँ पर आ गया 1। एक हमने अभी यहाँ पर ये माइनस साइन जो है ये हमारा छूट गया, तो इस तरह से जब हम यहाँ पर ये माइनस में वैल्यू रखेंगे तो -1 डायोप्टर आ जाएगी। तो जो पावर है मीडियम चेंज करने पर वो कितनी हो जाती है -1 डायोप्टर। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें हमारा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। A convergent lens will become less convergent in oil, water, both A and B। तो बच्चों यहाँ पर कन्वर्जेंट होने से मतलब पावर से ही है। पावर क्या होता है कि कितना रेज को लेंस कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है, उस एबिलिटी को ही बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर बोला है कि कन्वर्जेंट बिकम लेस कन्वर्जेंट, मीन्स पावर जो है वो उसकी डिक्रीज हो रही है, और पावर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अब किसी लेंस की फोकल लेंथ जो एयर में है उसके कंपैरिजन में ऑयल और वाटर दोनों में ही इंक्रीज हो जाएगी ना। लेंस मेकर्स फॉर्मूले से हम बार बार ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमने भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखा था तो इससे ही देख लेते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूले से क्या है कि जब हम लेंस को एयर में रखते हैं तो यहाँ पर ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो सीधे हम n-1 लिख देते हैं। लेकिन जब लेंस को किसी और मीडियम में रखते हैं तो यहाँ पर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ज़्यादा ही होगा। तो जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये जो वैल्यू है ये पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, इसलिए इस ब्रैकेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि माइनस तो 1 ही करना है ना इसमें से, और ये ब्रैकेट की वैल्यू कम होने का मतलब है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। फोकल लेंथ इंक्रीज होना मीन्स पावर डिक्रीज होना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेंस को चाहे हम ऑयल में रखें या वाटर में रखें उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फोकल लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पावर डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स अब वो लेस कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। Two lens of power -15 diopter and +5 diopter are placed in contact coaxially. The focal length of equivalent lenses। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर कंबाइंड पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है, और उसकी हेल्प से फिर हम जो फोकल लेंथ है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वो फाइंड कर लेंगे। पावर इफेक्टिव पावर जो है वो कितनी हो जाएगी P1 + P2, ये फॉर्मूला है। तो इसमें P1 की वैल्यू -15 है और P2 की वैल्यू +5 है, तो ये आ गई -10। हमें चाहिए F, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/P, तो मीन्स 1/-10, और ये आ जाएगा -0.10। ये आ गई फोकल लेंथ मीटर में, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी माइनस में। तो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आ गया 10th का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 5/3। अ लाइट रे इज गोइंग टू वाटर फ्रॉम ग्लास, देन इट्स क्रिटिकल एंगल विल बी। हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है और हमको वाटर और ग्लास दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो बच्चों हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है sin C =
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं हम। रेयरर मीडियम, अब देखते हैं कौन कौन से दो मीडियम है। इसमें हमें मीडियम गिवन है वाटर और ग्लास। तो हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। आपने देखा कि वाटर जो है वो ऑप्टिकली रेयरर है ना ग्लास से, इसलिए यहाँ हमने रेयरर मीडियम का और यहाँ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया है। तो साइन सी की वैल्यू आ जाती है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4/3 3/5, ये 4/5 आ गया। तो इस तरह से सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 4/5। अब ये है इसमें करेक्ट ऑप्शन ए। द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन ड्यू टू, पानी के अंदर जो बबल शाइन करता है उसका रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जब भी शाइनिंग की बात आती है बच्चों, तो डायमंड है या फिर बबल है, तो वहाँ शाइनिंग का रीजन होता है कि लाइट अंदर ट्रैप हो जाती है, और वो किस वजह से होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। एयर है बबल में, मतलब रेयरर मीडियम है, और वाटर कैसा है? डेंसर मीडियम। तो लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे लाइट जाएगी तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो शाइन करेगा। अब देखते हैं 13। A point object is placed at the center of a glass sphere of radius 6 cm and refractive index 3/2. The distance of the virtual image from the surface of the sphere is। बच्चों एक ग्लास स्फीयर है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। उसके अंदर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर की है वही वैल्यू यू की है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है? वहीं पर ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो मीन्स जो इमेज बनेगी वो भी 6 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें सी। इसे हमें सॉल्व करने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने इमेज फॉर्मेशन से ही इसको समझ लिया कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो आर पर है, इसलिए इमेज भी वहीं बनेगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री। हमें एक प्रिज्म गिवन है इस तरह से, जिसमें कि रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये है इंसिडेंट रे, और जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है रिफ्रैक्टिंग के लिए। ये आगे इस तरह से जाएगी रे, तो ये जो एंगल है आर, ये हो गया 30 डिग्री। ये है एंगल आई। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर। तो ये जो सरफेस है इसको हम मान लेते हैं कि ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो है ये मिरर की तरह बिहेव कर रही है, पॉलिश्ड है मतलब। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस एंड रीट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस। ये जो हमने रे ड्रॉ की है इसके लिए बताया है कि ये रीट्रेस करती है पाथ से। तो रीट्रेस करने का मतलब है कि इस पर परपेंडिकुलरली ये इंसिडेंट हो रही होगी, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये इसी तरीके से ऐसे वापस आ जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन प्रिज्म इज। अब हमें ये आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। स्नेल्स लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर आई, तो ये हो गया n इंटू साइन आर। अब n की वैल्यू हमें गिवन है प्रिज्म की, √2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये √2 साइन आर। r की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री है, तो यहाँ हम ये 30 डिग्री रख देते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये √2/2 आ गया, इसको हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन
45 डिग्री की। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है 45 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। A biconvex lens has a focal length of 2/3 times of the radius of curvature of either surface. एक बायकॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r है, तो उसकी फोकल लेंथ 2/3 r है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल इज, अब हमें इस लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो बच्चों हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। हमें गिवन है कि जो फोकल लेंथ है वो 2/3 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f को हम यहाँ पर लिख देंगे 2/3r। ये f की वैल्यू रख दी हमने, n माइनस 1 में ये n हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम देखें तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो इस साइड की जो इस सरफेस के लिए जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे वो आएगी राइट में, तो ये आ जाएगी यहाँ प्लस आर। ये जो है इसके लिए ये इस साइड में लेफ्ट में आएगी, तो ये हो जाएगी माइनस आर। तो इस तरह से यहाँ पर ये 1/r प्लस 1/r ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये r1 है, ये r2 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया 3/2 अपॉन यहाँ r इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको हम लिख देंगे 2/r। ठीक, r से r हो गया कैंसिल, और अब इधर आ गया ये 3 इज इक्वल टू 4 n माइनस 1। यहाँ से हमें n कैलकुलेट करना है, तो अब हम ऐसे इसको 3/4 ही रहने देते हैं। 3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये आ जाएगा। ये 3/4 और माइनस इस साइड आया तो प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 3 7/4 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, तो 4 यहाँ पर फिर 3 आ गया, तो 4 7 ज़ा 28, फिर 4 5 ज़ा 20, तो n इज इक्वल टू 1.75। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है, और आंसर इसमें है ये ए ऑप्शन का, तो मीन्स ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया है 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द रेड लाइट। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वायलेट लाइट को रेड लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए। तो बच्चों जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, तो अगर वायलेट को रेड से रिप्लेस कर देंगे तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ f ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फोकल लेंथ गिवन है यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस की, और हमको पोजीशन फाइंड करनी है अगर u की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो u यहाँ पर ये माइनस वैल्यू ली जाएगी, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये 15 पर है, मीन्स बिटवीन f एंड 2f, तो 30 वैल्यू आएगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इसका मतलब प्लस में आएगी, कि ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 disappears when immersed in a liquid. What is the value of refractive index of a liquid? तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कोई लेंस डिसअपियर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसी मीडियम में रखा जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। तो अगर 1.45 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, तो उसको इतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख देंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा इक्वल टू 1.45, तो 18 का बी ऑप्शन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। When light travels from rarer medium to denser medium, the speed of light decreases.
हाउ डज इट अफेक्ट द एनर्जी? लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, हमें पता है, तभी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है रे ऑफ लाइट। अब पूछा है कि इससे एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, इसलिए एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, और एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन सी डज नॉट चेंज ये आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम ये एक प्रिज्म देख रहे हैं, राइट एंगल प्रिज्म देख रहे हैं, और इसके हमें यहाँ एंगल गिवन है कि ये भी 45 है एंगल और ये भी 45 डिग्री का होगा। ये हमें आइसोसेलेस प्रिज्म गिवन है ना, वो ये जो हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट है यहाँ पर, इनके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि यहाँ पर है इसके लिए 1.39, ग्रीन के लिए है 1.424 और ब्लू के लिए है 1.476। इस तरह से ये हमें डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है प्रिज्म के। हमें ये फाइंड करना है कि इनका पाथ जो है वो कैसा होगा, ये बताना है हमें। विच रे ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस AC, कि इनमें से कौन सी रे है जो AC से इस साइड जाएगी और कौन सी हैं जिनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो इस साइड नहीं जाएंगी। तो हम अगर यहाँ पर ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें जिससे हमें आई की वैल्यू पता चल जाए, तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 मीन्स ये सारे एंगल जो हैं ये भी क्या आ जाएंगे 45, ये 45 के आ जाएंगे सब। ये आई की वैल्यू है, तो यहाँ पर आई जो है वो 45 डिग्री है सभी के लिए, इन तीनों कलर्स के लिए आई की वैल्यू है 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। तो यहाँ पर हमें जो एंगल गिवन है इसमें ये आई की वैल्यू वो रख देते हैं, तो ये आ गया sin 45, और sin 45 मतलब 1/√2, और 1/√2 मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आ जाएगा √2। ठीक है, √2 का मतलब 1.414, ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमने ये पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। इसको हम याद रखने के लिए एक डायमंड का एग्जांपल ले लेंगे कि डायमंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और आई की वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमें कंडीशन पता है ना कि जहाँ पर आई की वैल्यू आई सी से या सी से ज़्यादा होती है वहाँ TIR होता है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं 1.414 को। हम देखें तो रेड के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो क्रिटिकल एंगल मतलब जो CR ऐसे लिख सकते हैं हम कि इसके लिए हम यहाँ पर CR लिख दें, इसको हम लिख दें कि ये CG है ग्रीन के लिए, और इसको हम लिख दें कि ये CB है ब्लू कलर के लिए। तो हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करके देख रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इसके लिए 45 से ज़्यादा हो जाएगी। और जब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से ज़्यादा है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये ऐसे बाहर चली जाएगी ये वाली रे। ग्रीन को देखें तो 1.424 ऐसे दिया हुआ है, और ये वैल्यू क्या है 1.414, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी, किससे 45 से। तो 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसलिए इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये इस साइड चले जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये 1.47 है,
मीन्स इससे ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आई की वैल्यू जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होगी, तो 45 इज़ ग्रेटर देन आई सी, तो 45 इज़ ग्रेटर देन सी, इसलिए इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो बस रेड कलर की रे जो है वो ट्रांसमिट होगी थ्रू द फेस। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ये ए करेक्ट। तो ए ऑप्शन रेड कलर जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया। ये हमने यहाँ पर इनसे कंपेयर कर लिया है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।